आज हम पढ़ने वाले हैं मैन्सफील्ड पार्क, जो कि लिखी गई है बाय जेन ऑस्टिन। अब मैं आपको बता दूं, मैन्सफील्ड पार्क मेरी सबसे फेवरेट बुक है जो कि ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। मैन्सफील्ड पार्क एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बुक है और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा मैन्सफील्ड पार्क में ये लगता है कि वो एक अंडररेटेड नॉवल तो है ही, पर साथ में जो उसकी कैरेक्टर है फैनी प्राइस, जो कि एक बहुत ही इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है, उसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में। और ये जो मैन्सफील्ड पार्क है, आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट वर्क है ऑफ जेन ऑस्टिन। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं इसकी बहुत ही डिटेल्ड समरी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। मैन्सफील्ड पार्क पढ़ने से पहले राइटर जेन ऑस्टिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेन ऑस्टिन ने अपनी लाइफ टाइम में 6 नॉवेल्स कंप्लीट की थी। वो 36 इयर्स ओल्ड होती है जब उन्होंने मैन्सफील्ड पार्क लिखी हुई रहती है। शी इज़ द 7th चाइल्ड ऑफ कंट्री पार्सन। मैन्सफील्ड पार्क was written in the year 1814. Now, Edward Said, very important person, wrote an essay, Jane Austen and Empire, in which he has mentioned about Mansfield Park, and he has also explained the theme of imperialism in it. अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैन्सफील्ड पार्क के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जेन ऑस्टिन ने अपनी सिस्टर कैसेंड्रा को लेटर में बताया था कि वो हेनरी को एट द एंड सुधार देगी और हेनरी और फैनी प्राइस की शादी हो जाएगी। बट जेन ऑस्टिन हमेशा मानती थी कि मैरिज प्यार के बलबूते पे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एंडिंग चेंज की, जहाँ पर एडमंड और फैनी प्राइस की शादी हो जाती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप ये एग्ज़ाम में मेंशन करते हो तो ये एग्जामिनर को बताएगा कि आपने कितने अच्छे से जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी पढ़ी है। मैन्सफील्ड पार्क स्टार्ट होता है जहां नरेटर हमें 3 बहनों की शादी के बारे में बताती है। जो फर्स्ट वन होती है वो बहुत लकी होती है और उसकी शादी बहुत अमीर खानदान में होती है, जो कि है सर थॉमस बर्ट्रम के साथ। और सर थॉमस बर्ट्रम के बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं और उसमें से एक फ्रेंड उनका होता है मिस्टर नॉरिस, जो कि क्लर्जीमैन है। उसके साथ हो जाती है दूसरी बहन की शादी, जिसके कोई अनफॉर्चुनेटली बच्चे नहीं हैं। जो थर्ड है वो की है फ्रांसिस, जिसने शादी की है एक बहुत गरीब इंसान से और अभी वो एक्सपेक्ट कर रही है अपने 9th चाइल्ड को। और जो मिस्टर प्राइस है वो रिटायर हो चुके हैं और वो बहुत दारू पीने भी लग गए हैं। जब मिसेस प्राइस होती है वो लेटर लिखती है अपनी बहनों को कि प्लीज़, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे जो पति है वो अब बहुत ड्रंकर्ड बन चुके हैं। मैं अपने 9th चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने अपने फैमिली के विशेस के अगेंस्ट शादी की है, पर इस टाइम पे मुझे अपनी बहनों की बहुत ज़रूरत है। ये सब वो लेटर में लिखती है और लेडी बर्ट्रम और नॉरिस डिसाइड करते हैं कि वो जो उनकी बेटी है फैनी, उसको एजुकेट करेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे। और मिसेस प्राइस है वो अपनी 2nd एल्डेस्ट डॉटर को लेडी बर्ट्रम और मिसेस नॉरिस के पास भेज देते हैं। अब जो थॉमस बर्ट्रम और लेडी बर्ट्रम होते हैं, उसके 4 बच्चे होते हैं। जब फ्रांसिस प्राइस 10 इयर्स की होती है तब थॉम बर्ट्रम, जो कि सबसे बड़ा बेटा है, वो 17 इयर्स का होता है। जो एडमंड बर्ट्रम है वो 16 इयर्स का होता है। जो थर्ड बच्ची है उनकी वो है मारिया बर्ट्रम, वो 13 इयर्स की होती है। और जो जूलिया बर्ट्रम है वो 12 इयर्स की होती है।
अब मिसेस प्राइस और मिस्टर प्राइस के 9 बच्चे होते हैं। 5 होते हैं उनके सन, विलियम प्राइस, जॉन प्राइस, रिचर्ड प्राइस, सैम प्राइस, चार्ल्स प्राइस, और 4 डॉटर्स, जिसका फर्स्ट है फैनी प्राइस, सेकंड मैरी प्राइस जो कि डिसीज्ड है, और थर्ड है सुसैन प्राइस, फोर्थ पेट्सी प्राइस। अब फैनी प्राइस आ जाती है अपने घर पोर्ट्समाउथ से मैन्सफील्ड पार्क पर, और नरेटर ने उसका बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, जहां फैनी प्राइस को बताया गया है कि वो 10 साल की होती है जब वो पोर्ट्समाउथ से मैन्सफील्ड पार्क आ रही होती है। उसको ये भी बताया गया है कि फैनी प्राइस एक बहुत टिमिड एंड शाई लड़की होती है, और उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। अब फैनी को 1 वीक हो गया है मैन्सफील्ड पार्क पर आकर। एक दिन सुबह सुबह क्या होता है कि फैनी रो रही होती है, और जो उसका कजिन एडमंड है वो आकर देखता है कि फैनी प्राइस रो रही है एटिक के स्टेयर्स पर। तभी एडमंड आकर पूछता है कि माय डियर लिटिल कजिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम बीमार हो? किसी ने तुम पे गुस्सा किया, या तुमने मारिया और जूलिया से झगड़ा किया है क्या? तब फैनी एकदम हिचकिचाते हुए कह देती है, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। तो एडमंड समझ जाता है कि वो उसका जो घर है वो छोड़कर आई है, और इसके लिए वो टेंशन में है। तभी वो एडमंड बोलता है, चलो पार्क पर जाते हैं और तुम बताना तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है। तब फैनी प्राइस बताती है कि उसका सबसे जो एल्डेस्ट भाई है विलियम प्राइस, जो कि 1 साल बड़ा है फैनी से, वो उसका सबसे फेवरेट है। विलियम ने उससे कहा था कि तुम लेटर लिखना, और जब तुम लेटर लिखोगी तो उसको रिवर्ट करते हुए मैं भी एक लेटर लिखूंगा। तो एडमंड हेल्प करता है फैनी प्राइस की अपने भाई विलियम प्राइस को लेटर लिखने में, और इसी से शुरुआत होती है फैनी प्राइस और एडमंड बर्ट्रम की लव स्टोरी। अब हम चैप्टर 3 में ये देखते हैं कि मिस्टर नॉरिस की डेथ हो चुकी है, और लेडी बर्ट्रम डिसाइड करती है कि फैनी प्राइस जो है वो अपने मिसेस नॉरिस के साथ जाकर रहेगी, बिकॉज उसको कोई कंपनी देने के लिए नहीं है। तो फैनी प्राइस बहुत दुखी हो जाती है, और ये बात वो अपने फ्रेंड और कंपेनियन एडमंड को बताती है। पर मिसेस नॉरिस ऑब्जेक्ट करती है कि मैं कैसे लेके जाऊं फैनी प्राइस को, और वो बहुत सारे बहाने देने लगती है। तो एट द एंड चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि मिसेस नॉरिस जो होती है वो फैनी प्राइस को अपने साथ नहीं ले जाती, और फैनी प्राइस मैन्सफील्ड पार्क पर ही रहती है। चैप्टर 3 में हम और एक चीज देखते हैं कि जो सर थॉमस बर्ट्रम है वो एंटीगुआ के लिए निकल चुके हैं। चैप्टर 4 में हमें पता चलता है कि जो फैनी प्राइस है उसका एक पुराना ग्रे पोनी होता है, वो किसी वजह से मर जाता है, और ये बात फैनी प्राइस को बहुत बुरी लगती है, और उसके हेल्थ पे भी इफेक्ट आने लगते हैं क्योंकि उसे हर जगह चल के जाना पड़ता है। तब मिसेस नॉरिस बोलती है कि एक और हॉर्स की कोई ज़रूरत नहीं है फैनी प्राइस को, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी हॉर्सेस है जब भी कोई खाली हो वो फैनी प्राइस यूज़ कर सकती है। पर एडमंड को लगता है कि नहीं, फैनी प्राइस का खुद का एक हॉर्स होना चाहिए, बिकॉज वो उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। तो एडमंड बहुत डिटरमिन्ड होता है कि वो फैनी प्राइस को एक हॉर्स लेके देगा। पर अभी आप पूछोगे मैम, एडमंड बर्ट्रम खुद अपना हॉर्स नहीं दे सकता था, वो इतना अमीर है। तो एडमंड बर्ट्रम की 3 हॉर्सेस होते हैं, ठीक है। तो वो जो 3 हॉर्सेस होते हैं वो एक भी लेडी के काम का नहीं होता,
क्योंकि जो 2 हॉर्सेस उसके होते हैं वो हंटर्स होते हैं और जो एक हॉर्स होता है वो रोड हॉर्स होता है। तो एक में भी फैनी प्राइस कंफर्टेबल नहीं होगी अगर उसे कभी राइड करना पड़ेगा तो एडमिन सोचता है कि जो रोड हॉर्स है उसको वो बेच देगा और उसके बदले फैनी प्राइस के लिए एक फीमेल घोड़ा लेगा जिसे मैर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सजेशन वो अपनी मम्मा लेडी बर्ट्रम और जो उसकी मासी है मिसेस नॉरिस को बताता है, पर मिसेस नॉरिस एकदम ऑब्जेक्ट करते हुए बोलती है कि क्यों खर्चा बढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी थॉमस बर्ट्रम जो है वो एंटीगुआ गए हुए हैं, तो क्यों खर्चा बढ़ाना है। तब लेडी बर्ट्रम एडमंड बर्ट्रम को साथ देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे भी लगता है कि फैनी प्राइस के पास खुद का घोड़ा तो होना चाहिए, पर ये जो घोड़ा है वो थॉमस बर्ट्रम के बाद आ जाए एक बार, उसके बाद भले फैनी प्राइस घोड़ा ले ले। पर मिसेस नॉरिस एकदम ऑब्जेक्ट करती है कि फैनी प्राइस के पास कोई हॉर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर एडमंड बहुत खफा हो जाता है मिसेस नॉरिस के ऊपर। अब एडमंड जो है वो लेके आता है फैनी प्राइस के लिए एक फीमेल घोड़ा जिसे मैर बोलते हैं इंग्लिश में, और फैनी बहुत खुश हो जाती है। वो बहुत यूजफुल घोड़ा साबित होता है फैनी प्राइस के लिए। अब हम सब जानते हैं कि मिसेस नॉरिस के पास कोई काम धंधा तो है नहीं फैनी प्राइस को बुरा भला बोलने के सिवा, पर इस बार क्या होता है ना, वो जेन्युइनली टेंशन में होती है कि थॉमस बर्ट्रम एंटीगुआ चले गए और उनका बिजनेस भी कोई खास चल नहीं रहा है, और उनको टेंशन है कि अगर थॉमस बर्ट्रम का कोई लॉसेस हो जाएगा जिसके पैसों पे वो ऐश कर रही है तो उसका क्या होगा। तो जो वो सोचती है कि चलो मारिया बर्ट्रम है जो कि 21 इयर्स की है, उसकी शादी करवा देते हैं ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ आगे पीछे कर सके हम। तो वो क्या करती है, एक जेम्स रशवर्थ नाम का एक डल इंसान होता है, वो सोचती है कि चलो मारिया बर्ट्रम की इसी के साथ शादी करवा लेते हैं क्योंकि इसकी इनकम 20,000 पाउंड्स है और ये जो है सदरटन स्टेट का मालिक भी है, तो मारिया बर्ट्रम बहुत सुखी के साथ रहेगी। तो ये जो जेम्स रशवर्थ है उसको मारिया पहली नज़र में पसंद आ जाती है। तो ये होता है चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 एंड होते होते नरेटर बताती है 2 कैरेक्टर्स के एंट्री होती है जो लंदन से आए हुए हैं, मैरी क्रॉफर्ड और हेनरी क्रॉफर्ड। अब चैप्टर 5 में हम देखते हैं कि मारिया जो है वो हेनरी से अट्रैक्ट हो जाती है। अब जो मारिया है हम सब जानते हैं कि रशवर्थ से ऑलरेडी एंगेज है, पर फिर भी हेनरी और मारिया एक दूसरे के साथ ओपनली फ्लर्ट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हेनरी क्रॉफर्ड की बहन है मैरी क्रॉफर्ड, वो अट्रैक्ट हो जाती है एडमंड से। अब हम चैप्टर 6 में देखते हैं कि मिसेस ग्रांट जिनके हाफ सिस्टर है वो की है मैरी क्रॉफर्ड और जिनकी हाफ ब्रदर है वो है हेनरी क्रॉफर्ड। अब जो मैरी क्रॉफर्ड और हेनरी क्रॉफर्ड है वो दोनों आए हुए हैं लंदन से मिसेस ग्रांट के वहां रुकने के लिए। अब मिसेस ग्रांट एक आइडिया देती है कि चलो हम सब मिलके सदरटन स्टेट जो कि है रशवर्थ का स्टेट, वहां जाकर एक डे का ट्रिप बनाकर आते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं चैप्टर 7 में कि एक दिन डिनर के बाद एडमंड पूछता है फैनी को कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या जो तुम्हारा मैर है जो कि घोड़ी है उसे मैं एक दिन के लिए ले जाऊं, मैरी को बहुत इच्छा है राइड करने की। तो फैनी बोलती है क्यों नहीं जरूर से लेकर जाओ। पर ऐसे करते करते 4 दिन हो जाते हैं और एडमंड 4 दिन के बाद आकर पूछता है कि फैनी कहाँ पर है। तो मिसेस नॉरिस वापस से जो उनका फेवरेट काम है भला बुरा फैनी प्राइस को बोलने का वो चालू हो जाती है। अब मैंने वो डायलॉग बताया कि वो कितनी बुरे टॉन्ट्स देती है फैनी प्राइस को।
वो कहती है कि दैट इज अ वेरी फुलिश ट्रिक फैनी टू बी आइडलिंग अवे ऑल द इवनिंग अपॉन सोफा। वो बोलती है कि तुम्हें अगर कोई काम ना हो तो मैं तुम्हें काम दे देती हूँ, पर ये बहुत फुलिश बात है कि तुम्हारी जैसी नौजवान पूरे दिन सोफे पे बैठी हुई रहती है। अब जब ये सब बुरा भला मिसेस नॉरिस बोल रही होती है फैनी को, तो एडमिन फैनी प्राइस का चेहरा देखकर पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब एडमिन फैनी को कहता है कि फैनी, आफ्टर लुकिंग एट हर अटेंटिवली, कि तुम्हें जरूर से सिर दर्द हो रहा है। तो फैनी प्राइस भी मना नहीं करती और बोलती है कि है तो, पर ज्यादा नहीं। तब एडमिन को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है फैनी प्राइस को अकेला छोड़कर, क्योंकि उसकी जो मॉम है लेडी बर्ट्रम और मिसेस नॉरिस ने उससे बहुत काम करवाया है, उसे धूप में रोसेस लाने के लिए भेजा है और पूरे दिन उससे काम करवाया है सर्वेंट्स की तरह। तब एडमिन बहुत रिग्रेट करता है अपने बिहेवियर को। अब हम चैप्टर 8 में देखते हैं कि मारिया के साथ जिसकी एंगेजमेंट हुई है, जेम्स रशवर्थ, वो आते हैं अपनी ममा मिसेस रशवर्थ के साथ ये बोलने कि प्लीज चलो एक दिन का ट्रिप करते हैं सदरटन एस्टेट में। तो मिसेस नॉरिस बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, हम सब ज़रूर से आएंगे। मिसेस रशवर्थ बोलती है हाँ प्लीज़ ज़रूर आना। तो मिसेस नॉरिस बोलती है कि हम सब तो ज़रूर आएंगे, पर फैनी प्राइस नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे लेडी बर्ट्रम को अटेंड करने के लिए रहना पड़ेगा। तो मिसेस नॉरिस बहुत चालाकी से फैनी प्राइस को ये ट्रिप से बाहर कर देती है। अब हम चैप्टर 8 में देखते हैं कि मारिया के साथ जिसकी एंगेजमेंट हुई है, जेम्स रशवर्थ, वो आते हैं अपनी ममा मिसेस रशवर्थ के साथ ये बोलने कि प्लीज़ चलो एक दिन का ट्रिप करते हैं सदरटन एस्टेट में। तो मिसेस नॉरिस बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, हम सब ज़रूर से आएंगे। मिसेस रशवर्थ बोलती है हाँ प्लीज़ ज़रूर आना। तो मिसेस नॉरिस बोलती है कि हम सब तो ज़रूर आएंगे, पर फैनी प्राइस नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे लेडी बर्ट्रम को अटेंड करने के लिए रहना पड़ेगा। तो मिसेस नॉरिस बहुत चालाकी से फैनी प्राइस को ये ट्रिप से बाहर कर देती है। अब चैप्टर 8 में आप देख पाओगे कि कैसे एडमंड को पता होता है कि फैनी प्राइस को सदरटन एस्टेट देखने की बहुत इच्छा होती है। तो वो मिसेस नॉरिस को बोलता है कि फैनी प्राइस को भले सदरटन एस्टेट जाने दो, मैं लेडी बर्ट्रम के साथ रुक जाता हूँ। और चालाकी से फैनी प्राइस के लिए वो बरूश बॉक्स में जगह बना लेता है। अब बरूश बॉक्स क्या होता है कि जो हॉर्स होता है उसके पीछे एक कैरियज जैसी ओपनिंग टाइप में रहता है जो कि अटैच होता है हॉर्स से, उसे कहते हैं बरूश बॉक्स। आप ये टर्म विकिपीडिया में चेक कर लेना, आपको फोटो अच्छे से मिल जाएगा। अब सदरटन एस्टेट के लिए पूरी टीम निकल पड़ती है और नरेटर हमें बताती है कि फैनी प्राइस और मैरी क्रॉफर्ड में कितना डिफरेंस है। ये तो नहीं बताया कि कौन अच्छा है, पर ये ज़रूर बताया कि दोनों के नज़रिए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फैनी प्राइस के लिए नरेटर बताती है कि शी वॉज वेरी हैप्पी इन ऑब्जर्विंग ऑल दैट वॉज न्यू एंड एडमायरिंग ऑल दैट वॉज प्रिटी। और मैरी क्रॉफर्ड के लिए वो बताती है, क्लियरली बताते हैं कि शी हैड नन ऑफ फैनीज डेलिकेसी ऑफ टेस्ट ऑफ माइंड ऑफ फीलिंग। ये जो कंपैरिजन है अराउंड 20 to 22 लाइंस का दिया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रियल टेक्स्ट पढ़ के आप ज़रूर देख लेना एक बार कि कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है फैनी प्राइस के थॉट में और मैरी क्रॉफर्ड के थॉट में। बट इन केस अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो इतना समझ लीजिए कि ये जो मेन लाइंस मैंने आपको बताई है, that is the main comparison between फैनी प्राइस एंड मैरी क्रॉफर्ड। अब हम चैप्टर 9 में देखते हैं कि सदरटन एस्टेट में रशवर्थ और मारिया एक साथ खड़े होते हैं ऑल्टर के वहाँ। तब
जूलिया खुशी के मारे बोल बैठती है कि काश एडमंड क्लर्जीमैन बन गया होता तो आज इन दोनों की शादी यहीं पर हो जाती। तो जूलिया एकदम मजाक करते हुए ये कह देती है। तब मैरी क्रॉफर्ड जो है वो एकदम से शॉक हो जाती है जूलिया की बातें सुनकर, क्योंकि उसे तब पता चलता है कि एडमंड अब क्लर्जी के लिए ट्राई कर रहा है। तब मैरी ऐसे ही बोल देती है कि है ना, तुम किसी और चीज़ में ट्राई करो, जैसे कि लॉ में। और वो एक लाइन बोलती है, यू आर रियली फिट फॉर समथिंग बेटर। अब हम देखते हैं कि सदर्टन एस्टेट में 3 ग्रुप्स बन जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें मैरिया बर्ट्रम होती है, जेम्स रशवर्थ और हेनरी क्रॉफर्ड होता है। जो सेकेंड ग्रुप है उसमें होता है एडमंड बर्ट्रम, फैनी प्राइस और मैरी क्रॉफर्ड। जो थर्ड ग्रुप होता है वो होता है मिसेस रशवर्थ, जूलिया बर्ट्रम और मिसेस नॉरिस का। अब हम चैप्टर 10 में देखते हैं, जहाँ फर्स्ट ग्रुप है मैरिया बर्ट्रम, जेम्स रशवर्थ और हेनरी क्रॉफर्ड। हेनरी क्रॉफर्ड और मारिया बर्ट्रम हैं वो ओपनली फ्लर्ट करने लगते हैं। अब वो जो मारिया बर्ट्रम होती है वो ऑर्डर देती है जेम्स रशवर्थ को कि तुम जाकर कीज लेके आओ जो वुड्स की तरफ जाते हैं। जेम्स रशवर्थ कीज लेने चला जाता है और हेनरी क्रॉफर्ड और मारिया बर्ट्रम ओपनली फ्लर्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैनी प्राइस, एडमंड बर्ट्रम और मैरी क्रॉफर्ड तीनों साथ में होते हैं। तब क्या होता है कि फैनी प्राइस चल चल कर थक जाती है। तब एडमंड बर्ट्रम और मैरी क्रॉफर्ड उसे कहते हैं कि तुम आराम से बेंच पर बैठो, हम आगे चलते हैं और थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो एडमंड बर्ट्रम और मैरी क्रॉफर्ड दोनों अकेला छोड़ फैनी प्राइस को आगे निकल जाते हैं। जो थर्ड ग्रुप होती है जहाँ जूलिया बर्ट्रम, मिसेस रशवर्थ और मिसेस नॉरिस होती है, वहाँ पर जूलिया बर्ट्रम दोनों लेडीज़ का पीछा छोड़कर, बकबक छोड़कर पहुँच जाती है हेनरी क्रॉफर्ड और मारिया बर्ट्रम के पीछे पीछे, क्योंकि जूलिया बर्ट्रम को हेनरी क्रॉफर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना है। अच्छा, मैन्सफील्ड पार्क में टोटल 48 चैप्टर्स है, तो मैंने 10 चैप्टर्स की समरी आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट चैप्टर्स की समरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।